रीवा में कोरेक्स किसके इशारे से बिकती है? यदि फ्लाईओवर तुम्हारे इशारे से बनता है, यदि फ्लाईओवर का श्रेय तुम लेते हो, तो रीवा में कोरेक्स का श्रेय माननीय राजेंद्र शुक्ला को लेना पड़ेगा। विनोद शर्मा की इशारे से बिकती हो तो विनोद शर्मा फांसी चढ़वा दो, मैं फांसी में चढ़ने को तैयार हूँ। मैं ये चाहता हूँ, मंत्री तुम हो तो हम हन्नेलाल से पूछने जाएंगे, हन्नेलाल से नहीं पूछने जाएंगे, आपसे पूछेंगे। पूछेंगे नहीं पूछेंगे? राम मिलाई जोड़ी मिल के जनार्दन काकू, जनार्दन कक्कू ने अभी अभी एक अपनी उपलब्धि बताना चालू किया कि मैं कुकी बढ़िया मार। आपको किसी भी माध्यम से ऐसा लगे कि जनार्दन मिश्रा जी ने कार्य किया है एक सांसद की हैसियत से, लेटरिन साफ करना सांसद का काम नहीं, किसी को नहला देना सांसद का काम नहीं। सांसद का काम यह है कि उद्योग और लाए, एक भी उद्योग नहीं लाए। यार सांसद तुम हो तो हम प्रश्न किसे छंगूलाल से पूछने जाएंगे? छंगूलाल से तो नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। ये उद्योग मंत्री या प्रधानमंत्री से इन्होंने पत्र ना लिखा होगा। क्यों? क्योंकि रिमोट वाले सांसद हैं। जूते की मार हर जगह पड़ रही है, आप देख रहे होंगे, पर नारा है 400। विश्वास नहीं रहा है बोल दी कहना तो हमका वोट देते नहीं है, वोट तो मोदी के देता है, तो मोदी के दिन है तो मोदी के जाना। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ का 543 में भाग दो, कुछ हिस्सा रीवा का आएगा। तो जनार्दन मिश्रा जी से पूछिए किसको रोजगार। लोगों ने पता किया, उन्होंने एक व्यक्ति की कंपनी लगवाई और एक व्यक्ति को रोजगार दिया। हम जानते ही नहीं थे कि कबीर उनका बेटा। रीवा में आए दिन यार गोली चल रही है, कोई टीआईएन को मारे दे रहा, कोई किसी को मारे दे रहा। ये अपराध का जड़, ये जो शांति का टापू था रीवा, इसको अपराध की जड़ कौन बनाया? राजेंद्र शुक्ला और जनार्दन मिश्रा ने बनाया। इससे बच नहीं सकते। नमस्कार, मैं निशांत मिश्रा और आप सभी रीवा स्टोरी मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव चरम पर है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। 102 सीटों पे पहले चरण का मतदान कंप्लीट हुआ है। और बात करें रीवा लोकसभा सीट की तो 26 को लोकसभा चुनाव यहाँ संपन्न होगा दूसरे चरण में। आज मेरी मौजूदगी रीवा लोकसभा सीट में है। हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता विनोद शर्मा जी हैं। इनसे तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। विनोद भैया, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप? बहुत बहुत नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ जी, और बिल्कुल चुनावी मोड में हूँ जी। तो रीवा में हालांकि गर्मी है, तो क्या चुनावी गर्मी भी तेज हो गई है? देखो, रीवा अपने आप में एक राजनीतिक गढ़, राजनीति का एक स्तंभ है जी। यहाँ के लोग समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग रहे हैं जी, तो अत्याचार और अनाचार के खिलाफ ये रीवा हमेशा खड़ा हुआ है जी। उसी परिवेश में रीवा चल रहा है, तो चुनावी मोड है। गर्मी तो है ही ना, गर्मी भी है और चुनावी गर्मी भी है। आपके पार्टी से नीलम मिश्रा प्रत्याशी हैं और सामने अपोजिट में जनार्दन मिश्रा 2 बार के सांसद हैं। हाँ। क्या लग रहा है विकास के मामले में नीलम मिश्रा जी टिक पाएंगे? रीवा का जो विकास आप देख रहे हैं। निशांत भाई, विकास किसे कहते हैं पहले ये हमको तय करना पड़ेगा जी। ये बात सच है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में पिछले 10 सालों से। मुझे तो ऐसा नहीं दिखता कि नरेंद्र मोदी जी ने जितने जुमले फेंके थे, कोई भी जुमला उनका फलीभूत हुआ हो। और उनके जुमले के साथ कहीं राम मिलाई जोड़ी मिल के जनार्दन काकू, तो जनार्दन काकू ने अभी अभी एक अपनी उपलब्धि बताना चालू किया कि मैं कुकी बढ़िया मारता हूं। तो कुकी मार सांसद है, बाकी युवा पे, किसान पे, आदिवासी पे, दलित पे, महिला पे, खेल पे, उद्योग पे, किसी भी एक पृष्ठ को ले लो कि इस पृष्ठ में जनार्दन मिश्रा जी ने कोई काम किया है, सांसद रहे पिछले 10 वर्षों से। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देखेंगे उनसे भी मेरा यही वो है कि यदि आपको किसी भी माध्यम से ऐसा लगे कि जनार्दन मिश्रा जी ने कार्य किया है एक सांसद की हैसियत से, लेटरिन साफ करना सांसद का काम नहीं है, किसी को नहला देना सांसद का काम नहीं है। सांसद का काम यह है कि उद्योग और लाए, एक भी उद्योग नहीं लाए। मुझे तो लगता है कि उद्योग लाने को छोड़ दीजिए, उद्योग के लिए उद्योग मंत्री या प्रधानमंत्री से इन्होंने पत्र ना लिखा होगा। क्यों? क्योंकि रिमोट वाले सांसद हैं। अच्छा, वो संसद जी का हमने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि
उद्योग यहाँ पास कार्य करना संसद का काम नहीं है। हम तो जो केंद्र की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। देखिए इतना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अभी मेरी एक बिल्कुल खास रिश्तेदारी में राजेंद्र शुक्ला जी जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी हैं और जनार्दन जी गए थे। लोग चर्चा में करते रहते हैं आपस में किए कि भाई राजेंद्र शुक्ला जी ने बोला कि इनको वोट दीजिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जूते की मार हर जगह पड़ रही है, आप देख रहे होंगे, पर नारा है 400 पार। जूते की मार भी हर जगह चालू है और नारा है 400 पार। तो बोला, तो जनार्दन मिश्रा जी से गांव के लड़कों ने पूछा कि हम वोट काहे दे, अपना इतना बता दी। तो राजेंद्र शुक्ला जी हालांकि सौम्य हैं, बोलना चाह रहे थे, वो तो बिल्कुल बोलते भी नहीं, कम बोलते हैं। तो जनार्दन मिश्रा से नहीं रहा है, बोल दी कहना तो हमका वोट देते नहीं है, वोट तो मोदी के देता है, तो मोदी के दिन है तो मोदी के जाना। जैसा आपने ये बोला कि लोग, क्षेत्रीय लोग विरोध कर रहे थे, यहाँ आप देख लीजिए बगल में सिरमौर विधानसभा में दिव्यराज सिंह जी का कितना विरोध हो रहा था, उसके बाद भी कितनी भारी बहुमत से उन्होंने जीत दर्ज की। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ और अकेले में भी कहता हूँ, लोगों से भी कहता हूँ जी, कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के संगठन से होती है और संगठन उनका करता है काम। हमारा संगठन पिछले चुनाव से मजबूत हुआ। हम बूथ लेवल तक, मंडल, सेक्टर, इनके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाए। अच्छा, ठीक है। अब समस्या ये आती है कि जैसे आपने बोला कि इसका विरोध हुआ और उसके बाद जीत गया, अचानक से एक ट्विस्ट आता है लाडली बहना, और लाडली बहना को वो समझाने में, गुमराह करने में आसान रहा। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि चुनाव हो जाने दीजिए, फिर लाडली बहना इनका रहेगा तो आप बताइएगा। मोदी जी ने ऐसी एक भी योजना नहीं है जो 2014 में उन्होंने भाषण दिया हो। आप तो एक बहुत युवा प्रतिभावान पत्रकार हो साथी, हम रोजगार देंगे 2 करोड़, हम 15 लाख देंगे, हम ये कर देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, 400 का सिलेंडर साला कहाँ 1200 मिल रहा। अच्छा, आपने रोजगार की बात की, अभी सिद्धार्थ तिवारी जो आपके ही कांग्रेस के नेता थे, हाल ही में बीजेपी में गए हैं, अब त्योंथर से विधायक हैं, उन्होंने रोजगार के लिए कहा है। उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि रोजगार के लिए आपकी पार्टी या फिर आप क्या करेंगे, तो उनका ये कहना था कि शास्त्र में लिखा गया है कि प्रथम चरण में रोजगार को थर्ड चरण में माना गया, प्रथम चरण में खेती, दूसरे में अपना उद्योग और तीसरे में नौकरी। तो हमारे मोदी जी खेती और इसमें उद्योग में बढ़ावा दे रहे हैं, नौकरी तो नौकर करते हैं। अब ये उनको कौन समझाए। मोदी जी ने भाषण में अपने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में एमएसपी लागू कर दी जाएगी। आपने देखा होगा, हम लोग सिंघू बॉर्डर गए थे, लगभग 150 किसान मर गए। 3 काले कानून मोदी जी ला दिए थे और राहुल गांधी जी कहते थे जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण बिल वापिस लिए और थूक के चाटे हो, ये तीनों काले कानून वापिस लेना पड़ेगा। और मोदी जी अंतिम में क्या कहा, मित्रों समझाने में कोई भूल हो गई, काले कानून वापिस लिए। तो उनको जरा पूछना कि ठीक है यार, तुम विधायक बन गए, ठीक है, अच्छी बात है, तुमको बहुत बहुत बधाई, एमएसपी लागू करवा देते तो क्या किसानों के लिए। जब बात देखो, ये कितनी प्यारी प्यारी बात करते हैं, बात तो प्यारी प्यारी करते हैं, लगता है कि आप ही के लिए काम कर रहे हैं। अभी मोदी जी का एक भाषण सुन रहा था मैं, कि वो ये बोले कि कांग्रेस पार्टी अपने पुत्रों के लिए काम करती है, अपने बच्चों के काम करती है, और मोदी जी जनता के बच्चों का काम, जनता के लिए। कर अडानी के लिए काम रहा। अडानी कहाँ था, कहाँ पहुंच गया, अंबानी कहाँ था, कहाँ पहुंच गए। हम भी तो बच्चे हैं, आप भी तो बच्चे हो। कोई एक ऐसी योजना जो हम जैसे लोगों के लिए, केंद्र की योजनाएं हैं सबके लिए अच्छी रहती हैं, तो कोई योजना से किसी को फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, आपने अभी मोदी जी का नाम लिया, मोदी जी अभी हाल ही में उनका एक भाषण वायरल हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग से जोड़ दिया, मुस्लिमों की पार्टी है, और अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो माताओं और बहनाओं का ये मंगलसूत्र तक ले जाने का बात उन्होंने कहा। क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, चूंकि चुनाव आयोग उनका रिमोट से चल रहा जी,
रिमोट वाला चुनाव आयोग है, उन्होंने जो जितनी हेट स्पीच दिया, हेट स्पीच में तो उनको मोदी जी को बैन कर देना चाहिए, मोदी जी के भाषणों को बैन कर देना चाहिए। मैं आपके से दावे के साथ कह रहा हूं कि कहीं भी मुस्लिम लीग की बात कांग्रेस पार्टी करती हो तो बताओ जी। कांग्रेस पार्टी का जो लोगों ने, राहुल गांधी जी ने सबसे निवेदन किया कि आप लोग बताओ कि हमारा मैनिफेस्टो कैसा, उन्होंने मैनिफेस्टो बना, 5 न्याय की बात कही, महिलाओं की बात है, युवाओं की बात है, आदिवासियों की बात है, शोषित वंचित की बात है और महंगाई की बात है, 5 न्याय। तो ये जब ये देखे कि इसमें अडानी का नाम तो है ही नहीं है, राहुल जी ने नहीं कहा कि मैं अडानी को और बढ़ाऊंगा, अंबानी को और बढ़ाऊंगा, उन्होंने बोला कि 5 न्याय पे हम बात करेंगे। तो मोदी जी गए फंस और अब बात करने लगे उल जलूल, और पहला चरण हो गया, 102 सीट इनकी हवा हो गई फुस। मीडिया और गोपनीय दैनिक भास्कर जैसे पेपर ने, यहाँ पे नहीं आता, मेरे पास है, दिल्ली एडिशन में छाप दिया कि मोदी की हवा उसी तरह है जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में इंडिया साइनिंग हुआ करता था। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मोदी जी इस बार फिर से गोल होने वाले। अच्छा विनोद सर, आप एक बात बताइए, अगर कोई मुस्लिम वर्ग का नेता होता है तो मुस्लिमों की आवाज उठाता है, ST SC या फिर OBC का नेता होता है उनकी आवाज उठाता है, ब्राह्मण और ठाकुर, क्या आपको लगता है कि जो ब्राह्मण और ठाकुरों का नेता होता है ब्राह्मण और ठाकुरों की बात करता है? देखिए, ये देश सभी जाति और सभी धर्म का है, मेरी बात को आप समझना। मैं हिंदू हूं और हिंदू में मैं ब्राह्मण हूं, तो जहां ऐसी कोई बात आती है ब्राह्मणों के यदि अहित होता है तो ऐसा नहीं है कि विनोद शर्मा चुप रहता है या कोई और हमारे नेता चुप रहते हैं, पर हम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की विचारधारा के लिए काम करते हैं। हमारा संविधान क्या है, हम सेकुलरिज्म शब्द का उपयोग करते हैं, और सेकुलरिज्म शब्द इसलिए है कि ये भारत देश हम सब का है। हम वी शब्द का यूज करते हैं, आई शब्द का यूज नहीं करते, हम का यूज करते हैं, मैं का यूज नहीं करते। तो मैं ये मानता हूं कि जब ये भारत देश का संविधान बनाया गया और उस संविधान को आगे बढ़ा, ये लोकतंत्र है, अडानी के वोट की भी एक कीमत और हम जैसे लोगों की भी वोट की एक कीमत इक्वल है। ये कौन बनाया? ये भारत देश के संविधान। यदि ये उस समय होते ना, अच्छा हुआ कि उस समय ये थे नहीं तो सोचो ये क्या बनाते इस देश में। जैसे पाकिस्तान बना ना, पाकिस्तान आज कहां है? पाकिस्तान कहां है? ये कांग्रेस के कारण है, संविधान के कारण है। पाकिस्तान ने अपना संविधान बनाया, एक ही दिन आजाद हुआ ना, और भारत देश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसकी आधार रखा, क्या होता है, देखिए बोलना आसान है, हम जैसे लोगों को समझना होता है कि नींव जितनी मजबूत होगी गुंबद उतना मजबूत होगा। तो पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोगों ने भारत देश का संविधान बनाया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उसको सींचा, तब जाकर के आज भारत देश इस स्थिति में पहुंचा है। फिर बीच में हमारे राजीव गांधी जी का योगदान है, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निर्माण है। हम इंदिरा गांधी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने ये कहा एक बच्चा होता है पैदा, विश्व में एक नया देश बना दिया कि बांग्लादेश आज से दे रही हूं इस देश को। ये है कांग्रेस पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी वाले निशान जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, इनके मुंह में राम रहता है, इनके मुंह में राम है और इनके दिल में नाथुराम। चलिए, आपने संविधान की बात की, आप चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन आपने देखा ही होगा, और हाल ही में अभी गुजरात लोकसभा का भी आपने इलेक्शन देखा है न्यूज में जी। तो उसमें निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए बीजेपी के, मुकेश दलाल जी। नाम है दलाल है, नाम ही दलाल है। दलाल किसको कहा जाता है? नहीं, तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपको लग रहा है कि संविधान खतरे में जो आप लोग बोल रहे हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है? देखिए, यदि सुप्रीम कोर्ट न होता और सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ सिंह जैसे व्यक्ति न होते तो क्या चंडीगढ़ का जो मेयर का बाद में दिखाया गया, क्या ये बात सामने आ पाती? आप याद करो मोदी जी का उस दिन का ट्वीट, जिस दिन चंडीगढ़ का मेयर तानाशाही रवैये से और संविधान को रौंद के बनाया गया था, तो उस दिन मोदी जी ने ट्वीट किया, बधाई हो, कांग्रेस वालों का काम ही है रोना।
फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि गलत तरीके से बना, तो क्या उसके बाद उन्होंने माफी मांगी? क्या उन्होंने माफी मांगी? अब आप ये सोचो, इनके पार्टी के बड़े नेता राजस्थान के हों, कर्नाटका के हों, हेगड़े जैसे लोग सीधे सीधे कहते हैं कि हमको बहुमत चाहिए 400, हम संविधान बदल सकें। यदि तुम अभी अमित शाह जी ने कहा हम संविधान नहीं बदलना चाहते, भाई जान गए हवा फुस है। मैं ये कहता हूं, आप समझिए कि क्या उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने उसको निकाल दिया? जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि मुझे संविधान बदलना है, आप तो उसको चुनाव लड़ा रहे हो, लड़ा रहे नहीं लड़ा रहे चुनाव। इसका मतलब ये महात्मा गांधी की जो पूजा करते हैं ना, अंबेडकर जी की जो पूजा करते हैं, ये सिर्फ दिखावा है। इनके दिल में सिर्फ नाथूराम गोडसे है, और नाथूराम ये वातावरण ही ऐसा बनाते हैं। इनको किसी से मतलब नहीं, हिंदू, इनको मुस्लिम, इनको हिंदुओं से भी प्यार नहीं है। आज भारत देश में बहुसंख्यक कौन? हिंदू है ना। तो महंगाई से सबसे ज्यादा कौन मारा जा रहा? सभी वर्ग के लोग मारे जा रहे हैं। ज्यादा कौन मारा जा रहा? हिंदू ही मारे, ज्यादा हिंदू मारा जा रहा। तो यार मैं चलो तुम इतना ही कर देते कि हिंदुओं के लिए सस्ता कर देते, तब तो हम मान लेते कि तुम हिंदुओं के बड़े प्रेमी हो। ये किसी के प्रेमी नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के प्रेमी। जैसा कि अभय मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब वो बीजेपी में थे, कि बीजेपी ज्वाइन किया था जब उन्होंने, कि कांग्रेस प्रत्याशी पहले कांग्रेस से ही लड़ता है, फिर बीजेपी से लड़ता है या फिर दूसरे दलों से। तो इसमें क्या कहेंगे? इस बार एकजुटता के साथ आप लोग खड़े हैं। देखिए, अजय सिंह राहुल भैया हमारे नेता हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी मोर्चे संभाले हैं। सुखेंद्र सिंह बन्ना जी इस लोकसभा के प्रभारी की हैसियत से काम कर रहे हैं। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी जिला रीवा कांग्रेस के अध्यक्ष और रीवा विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छे और सुलझे व्यक्ति हैं। सभी लोग ने एक साथ मिल करके कार्य करना प्रारंभ किया है। और ये तो थोड़ा हम दूसरे उसमें बात करेंगे, कौन क्या बोलता है इसमें नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूर्णतः एकजुट है, अच्छे से है, और आपको रिजल्ट बताएगा नीलम मिश्रा जिस दिन चुनाव, क्योंकि जब नामांकन दर्ज हो रहा था जिस दिन, तो उस दिन पत्रकारों के सवाल कुछ थे अभय मिश्रा से कि उस दिन रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा नहीं थे। हाँ, कहाँ गए? तो उन्होंने बताया कि जबलपुर चले गए। निश्चित तौर पे उस दिन वो जबलपुर में थे। बाद में ये तो अचानक से जरूरी थोड़ी है कि एक ही दिन में सब लोग वहां रहें। अच्छा। अब तो अजय मिश्रा बाबा जी कई मीटिंग ले रहे हैं, हम लोग गली गली जा रहे हैं, बूथ में पोलिंग स्तर में जा रहे हैं। तो ये चीजें एक दिन में हो सकता है कोई ना रहा हो, तो इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए। क्या जरूरी है कि सभी लोग एक साथ चलें? हम यहाँ पे, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, कोई कहीं अपनी पब्लिक को संबोधन कर रहा होगा, कोई कहीं वो काम कर रहा होगा, पर काम तो हम लोग बेसिकली कांग्रेस के लिए कर रहे हैं ना। चलिए विनोद भैया, ये बताइए हैं उन पर आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी संपत्ति है, उनके बेटे कबीर को भी आप राजनीति में घसीट रहे हैं, आप लोग कांग्रेस के लोग। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं घसीट रहा हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोदी जी ने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ का 543 में भाग दो, कुछ हिस्सा रीवा का आएगा। तो जनार्दन मिश्रा जी से पूछिए किसको रोजगार दिया। हम लोगों ने पता किया, उन्होंने एक व्यक्ति की कंपनी लगवाई और एक व्यक्ति को रोजगार दिया। हम जानते ही नहीं थे कि कबीर उनका बेटा है। बिल्कुल कोई इसको राजनीति से न ले। कबीर वैसे भी कोई हिंदू का नाम नहीं होता, कबीर तो एक मुस्लिम नेम है। बाद में पता चला कबीर उन्हीं का बेटा है। अच्छा। ये तो एक वो जुड़ गया। फिर वो बिल्कुल सीना ठोक के कह रहे थे कि हम तो गरीब हैं, और जब गरीब होता है उसका हलफनामा होता है। वो अचानक से इतनी संपत्ति बढ़ी कैसे? अचानक से जो संपत्ति बढ़ी तो कहां से बढ़ी? तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। कमीशन लिया उन्होंने 30% से ज्यादा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस वाले साबित कर दें, हम उनको दान दे देंगे, उनको सब दे देंगे। ऐसा है कि तुम्हारी संपत्ति बढ़ी कहां से, तुम ये साबित कर दो। तुम ये साबित करो कि तुम्हारी संपत्ति बढ़ी कहां से। तनख्वाह बस के माध्यम से तो नहीं बढ़ी। तुम्हें अपने पिछला हलफनामा और अब के हलफनामा का विवरण ले लो, फिर ये संपत्ति कहां से बढ़ी। जो तुमने खुद घोषित कर रहे हो कि हमारी संपत्ति, ये कहां से बढ़ गई, ये वो बता दें। बाकी चलो ठीक है, हम मान लेंगे कि हमारी पार्टी वाले उनको ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो कर सकते हैं ना कि हमारी संपत्ति इतनी कहां से बढ़ गई, कबीर की फैक्ट्री कहां से लग गई। अरे किसी दूसरे व्यक्ति की फैक्ट्री लगवा देते। रीवा में बहुत सारे युवा भाग रहे हैं।
इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। कोरेक्स का यहाँ पे अड्डा बन गया है। कोरेक्स से उन्होंने शपथ ले लेते हैं कि कोरेक्स रीवा में नहीं बिकेगी। कल भी गोली चली, कल गोली चली। रीवा में आए दिन यार गोली चल रही है। कोई टीआईएन को मारे दे रहा है, कोई किसी को मारे दे रहा है। ये अपराध का जड़, ये जो शांति का टापू था रीवा, इसको अपराध की जड़ कौन बनाया? राजेंद्र शुक्ला और जनार्दन मिश्रा ने बनाया। इससे बच नहीं सकते यार। सांसद तुम हो तो हम प्रश्न किसे छंगूलाल से पूछने जाएंगे? छंगूलाल से तो नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। उप मुख्यमंत्री तुम हो तो हम हन्नेलाल से पूछने जाएंगे, हन्नेलाल से नहीं पूछने जाएंगे, आपसे पूछेंगे। पूछेंगे नहीं पूछेंगे? रीवा में कोरेक्स किसके इशारे से बिकती है? यदि फ्लाईओवर तुम्हारे इशारे से बनता है, यदि फ्लाईओवर का श्रेय तुम लेते हो, तो रीवा में कोरेक्स का श्रेय माननीय राजेंद्र शुक्ला को लेना पड़ेगा। विनोद शर्मा की सारे से बिकती हो तो विनोद शर्मा फांसी चढ़वा दो, मैं फांसी में चढ़ने को तैयार हूं। मैं ये चाहता हूं कि रीवा नशा मुक्त हो, रीवा का युवा कोरेक्स की सीसी ना पकड़े, रीवा का युवा पेन पकड़े, पेन। उसके पास एक ताकत हो, अपने सुनहरे भविष्य को देख सके। इसके लिए हम रीवा के युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि युवाओं, अपने रोजगार को, राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो पढ़ो और इस बार इस रिमोट सांसद को, जो जनता का जनार्दन नहीं है, जो राजेंद्र शुक्ला का जनार्दन है, ऐसे सांसद जो है उस प्रत्याशी को आप बदल दो और रीवा में नीलम मिश्रा के रूप में अपना प्रत्याशी सांसद के रूप में चुन लो। ये मैं आह्वान कर रहा हूं। चलिए विनोद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद अपने बिजी शेड्यूल में हमको समय देने के लिए। तो आपने देखा कि हमने तमाम जनता के हिस्सों का प्रश्न जो था कांग्रेस के युवा नेता विनोद शर्मा जी से पूछने का प्रयास किया और इन्होंने बेबाकी पूर्ण उत्तर भी इन्होंने दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक करिए आप हमारा इंतजार। धन्यवाद। नमस्कार।